सौरभ मिश्रा नमस्ते। अमृत राज गुड मॉर्निंग टेक्निकल सपोर्ट। प्रणाम अमृत राज, प्रणाम भाई प्रणाम। विक्कू कुमार गुड आफ्टरनून। विक्कू कुमार 16 महाजनपद हो गया था सर, ठीक है। सौरभ गुड इवनिंग। चलिए आगे बताते हैं फिर। तो 16 महाजनपद में आपको बताए थे मगध एम्पायर यानी मगध साम्राज्य। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के बारे में हम आपको आज बताएंगे। देखिए, मगध का मतलब आज का बिहार। इसमें कई डायनेस्टी आई, 6 डायनेस्टी आई थी। पहली डायनेस्टी मगध में हरियंक डायनेस्टी आई थी, यानी हरियंक वंश। 544 बीसी से यह डायनेस्टी लगभग 412 बीसी तक थी। इस डायनेस्टी का पहला किंग बिंबिसार था। ये उस समय किंग था जब महात्मा बुद्ध पैदा हुए, महावीर स्वामी पैदा हुए और अपने अपने धर्म का प्रचार किए। इसने राजगीर को राजधानी बनाया। इसको राजगृह भी कहा जाता है। बिहार में राजगीर अथवा राजगृह को राजधानी बनाया था। बिंबिसार की कई पत्नियां थी और कई बच्चे थे। कहा जाता है अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता में आया था, यानी इसका बेटा अजात शत्रु था। अजात शत्रु ने भी राजगृह से शासन किया था। अजात शत्रु ये उस समय मगध का किंग बना जब बुद्ध मरे थे। अजात शत्रु ने भी कई शादियां किया था, कई बच्चे थे। इसका बेटा उदयन, इसने अजात शत्रु की हत्या कर सत्ता में आया और इसने पाटलिपुत्र शहर बसाया, फाउंडेड पाटलिपुत्र सिटी। पाटलिपुत्र शहर यानी आज का पटना शहर उदयन ने बसाया था और पहली बार इसी को राजधानी इसने बनाया, फर्स्ट टाइम। मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया। पुराना नाम पाटलिपुत्र का कुसुमपुर था, यानी सबसे पुराना नाम इसका कुसुमपुर था। तो पाटलिपुत्र नाम रखा, बाद में पटना कहा गया। और वैसे इसको ग्रीक भाषा में पोलीबोथा भी कहा जाता है, पोलीबोथा। ये इसको ग्रीक भाषा में कहा गया है, पोलीबोथा ग्रीक लैंग्वेज में कहा गया है। तो इस तरह से कई नाम हैं। इस वंश में लास्ट किंग नागदाशक आया। नागदाशक अंतिम राजा था। जनता ने इसको भगा दिया और इसके सेनापति शिशुनाग को राजा बनाया। तो ही वॉज रिमूव्ड बाई कॉमन पीपल। इसे आम जनता ने सत्ता से हटा दिया। आम जनता ने इसकी जगह इसके सेनापति को सत्ता दे दिया। तो इस तरह से इसमें ये कई राजा हैं, लेकिन नाम मात्र के किंग थे, ये ज्यादा पावरफुल नहीं थे। इसका सेनापति शिशुनाग ने मगध में दूसरी डायनेस्टी बनाई, शिशुनाग डायनेस्टी।
हाँ, ये बोर्ड पे थोड़ा सा जूम कैमरा नहीं हो रहा है बेटा, ये कैमरा फिक्स्ड हुआ है अमृत, कैमरा फिक्स्ड कर दिया गया है, जूम नहीं होगा ये कैमरा। सुबह क्लास बायोलॉजी की चली थी ना कृतिका, सुबह बायोलॉजी की क्लास थी शायद, और शाम को ही है हिस्ट्री की। अभी 3:30 से 5 PM तक है, आज शाम को ही है। सुबह मेरी हिस्ट्री आज नहीं थी, सुबह में बायोलॉजी थी। तो इस तरह से बेटे मगध में पहली डायनेस्टी आई, हरियंक डायनेस्टी। मगध में दूसरी डायनेस्टी आई, शिशुनाग डायनेस्टी। और ये डायनेस्टी 445 BC से 345 BC तक थी ये डायनेस्टी। तो मगध में दूसरी डायनेस्टी आई, शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग ने बनाया था। और इसका पहला किंग स्वयं शिशुनाग था। ये वैशाली को कैपिटल बनाया, बिहार में वैशाली को राजधानी बनाया था। शिशुनाग का बेटा कालाशोक सत्ता में आया और इसको काकवर्ण कहा गया है। ये भी वैशाली को किंग बनाया था। अरे भाई एसी, तो ये डायनेस्टी आई शिशुनाग डायनेस्टी, और इस तरह से कालाशोक सत्ता में आया। कालाशोक ने शिशुनाग डायनेस्टी बनाया, सॉरी शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर स्वयं शिशुनाग था। कालाशोक इसका बेटा था, इसने भी वैशाली को राजधानी बनाया। वैशाली इसकी भी राजधानी थी। कालाशोक को काकवर्ण कहा गया बेटे, ये बिल्कुल काला था, कौवे के रंग का था, इसलिए इसके नाम को काकवर्ण के नाम से रखा गया है। काकवर्ण ये कहा गया है, कौवे के रंग का था। और आपको पता होगा कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसके समय में बुलाई गई थी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसी ने बुलवाया था। लेकिन बेटे मगध में तीसरी डायनेस्टी जो आई, थर्ड डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी थी। नंद वंश, ये डायनेस्टी 345 BC से 322 BC तक सत्ता में रही। इस डायनेस्टी का फाउंडर महापद्मनंद था, और इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो महापद्मनंद कहा जाता है कि इसका पिता नाई था, तो यह नाई का बेटा था, यानी शूद्र डायनेस्टी थी, शूद्र थी ये डायनेस्टी। विशाल किंगडम था। यह भी कहा जाता है कि इसने तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था, फाउंडेड तक्षशिला यूनिवर्सिटी। यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था इसने। ये विश्वविद्यालय पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में तक्षशिला यूनिवर्सिटी,
इन डायनेस्टीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, नाम मात्र की डायनेस्टी है। मौर्य डायनेस्टी वो डिटेल में है, मौर्य वंश के बारे में डेप्थ में बताया जाएगा। ये नॉमिनल डायनेस्टी हैं, इनके बारे में ज़्यादा ऑथेंटिक प्रमाण नहीं मिले हैं। मौर्य डायनेस्टी के बारे में डिटेल में है और उसी से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं प्री मेंस में सबसे ज़्यादा। इसका बेटा धनानंद था, या इसको घनानंद भी कहते हैं, धनानंद या घनानंद। इसने भी पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाई, पाटलिपुत्र इसने भी कैपिटल बनाया। लेकिन धनानंद उस समय मगध का राजा था जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पे आक्रमण किया था। जब इंडिया पर अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया तो उस समय मगध का किंग धनानंद था। धनानंद के डर के कारण अलेक्जेंडर ब्यास नदी क्रॉस नहीं किया, झेलम क्रॉस किया। झेलम तट पर अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया, पोरस हार गया था और इसके बाद वह आगे नहीं बढ़ा क्योंकि आगे ब्यास की उस तरफ धनानंद का किंगडम था। तो अलेक्जेंडर का आक्रमण इसी समय हुआ था और जब मौर्य डायनेस्टी बनाई गई तो अलेक्जेंडर वापस जा चुका था। यानी 326 बीसी में ये लड़ाई लड़ी गई थी, बैटल ऑफ हाइडेस्पस। हाइडेस्पस की लड़ाई, या इसको वितस्ता की लड़ाई भी कहते हैं, या इसको झेलम नदी की लड़ाई भी कहा जाता है। तो हाइडेस्पस की लड़ाई, वितस्ता की लड़ाई, हाइडेस्पस की लड़ाई, वितस्ता की लड़ाई, झेलम की लड़ाई। इस लड़ाई में अलेक्जेंडर डिफीटेड, पोरस को हराया था। झेलम और ब्यास के बीच का किंग था ये। सिकंदर ने पोरस या पुरु को हराया और ये झेलम ब्यास के बीच के भाग का राजा था ये। तो जब अलेक्जेंडर इंडिया पे अटैक किया उस समय मगध का राजा धनानंद था, विशाल सेना थी। धनानंद के खिलाफ अलेक्जेंडर को लड़ने की हिम्मत ना हुई। झेलम नदी क्रॉस किया, झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पस वितस्ता या झेलम की लड़ाई लड़ा और इसी लड़ाई में अलेक्जेंडर का प्रिय घोड़ा बुकेफला मारा गया था। बुकेफला ये सिकंदर का घोड़ा था ये। इसी लड़ाई में मारा गया। अपने घोड़े के नाम पर झेलम नदी के तट पर बुकेफला शहर भी बसा दिया इसने। बुकेफला शहर झेलम नदी के तट पर अपने घोड़े के नाम पे बसाया था। तो इस तरह से सिकंदर महान जब अटैक किया तो गांधार का किंग यहां का किंग अभिराज था, या इसको आंभी भी कहते हैं। अभिराज या आंभी, गांधार का राजा, ये अलेक्जेंडर से लड़ा नहीं बल्कि अलेक्जेंडर के सामने इसमें आत्मसमर्पण कर दिया था। पहला देशद्रोही राजा इंडिया का आंभी है, अभिसार या आंभी, फर्स्ट ट्रेडर किंग है ये।
तो अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए पहला देशद्रोही राजा, तो इंडिया में तो यही लगाइए, सिकंदर के सामने लड़ा नहीं, आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि यह पोरस को हराना चाहता था। पोरस इसका सबसे बड़ा विरोधी था। पोरस कई बार इसको हरा चुका था, इसीलिए अलेक्जेंडर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला ये इसकी राजधानी थी। अपनी इस राजधानी में अलेक्जेंडर का स्वागत किया था। तो इस तरह से ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए, पहला देशद्रोही राजा अभिराज, अभिसार है ये, अभिराज नहीं है, अभिसार है, या आम भी कहलाता है ये। तो अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय गांधार का किंग आम्भी बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन बाद में अलेक्जेंडर ने जब पोरस को हराया, पोरस को पकड़वा लिया, पोरस अलेक्जेंडर के सामने लाया गया। अलेक्जेंडर ने पोरस से प्रश्न किया, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस बिना डरे हुए उसको उत्तर दिया कि जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ बर्ताव करता है, ऐसा व्यवहार किया जाए। पोरस के उत्तर से अलेक्जेंडर बड़ा प्रभावित हुआ, उसका जीता हुआ किंगडम वापस लौटा दिया, अपना भी कुछ क्षेत्र उसको दे दिया। तो इस तरह अलेक्जेंडर पोरस में दोस्ती हो गई। अलेक्जेंडर के दो सेनापति भी थे। अलेक्जेंडर के सेनापतियों के नाम अलेक्जेंडर के सेनापति एक तो सेल्यूकस नेक्टर था, सेल्यूकस निकेटर, दूसरा नियार्कस था। सेल्यूकस नेक्टर, नियार्कस, तो ये दो सेनापति थे। अलेक्जेंडर इंडिया पर जब अटैक किया तो तीन रास्ते से आए थे। अलेक्जेंडर के अंडर में एक स्वयं सेना जिसको वह लीड कर रहा था, दूसरे सेना का नेतृत्व सेल्यूकस निकेटर कर रहा था, तीसरे सेना का नियार्कस कर रहा था। पहली बार अलेक्जेंडर इंडिया में समुद्र का दर्शन किया था। इंडिया से पहले अलेक्जेंडर कभी समुद्र का दर्शन नहीं किया था। सिंध नदी के रास्ते से आया, समुद्र का दर्शन किया इंडिया में। अब आप देखिए, अलेक्जेंडर के गुरु जी का नाम, सिकंदर महान के गुरु का नाम अरिस्टोटल था, यानी अरस्तु इसके गुरु का नाम था, जो कि महान फिलोसफर थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। अलेक्जेंडर के गुरु अरिस्टोटल, अलेक्जेंडर के गुरु अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के गुरु का नाम अच्छा, क्लास बंद हो गई है। अभी आपका मैसेज आया दोस्त अमृतराज। जयप्रकाश कुमार, क्या हुआ? टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, थोड़ा नेटवर्क नहीं आ रहा था भाई। कुछ तो रिप्लाई करिए, सारी रिप्लाई कर रहे हैं। रोहन है, इनको पकड़ लिया करो आप, यहीं पर बैठते नहीं है, भाग के जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम आपको बता रहे हैं, रिफ्रेश कर लीजिए सारे लोग और फिर चलाइए।
मेरी आवाज आ रही है? एलेक्जेंडर के गुरु तक हुआ था बेटा, बीच वाला जो है उसको आप फिर वीडियो क्लिप में देख लेना। जयप्रकाश वीडियो क्लिप में उसे आप देख लेना, और इसके आगे हम आपको पढ़ाते हैं, उसमें वीडियो में आपको मिल जाएगा सारा। वीडियो जब फाइनल अपलोड हो जाएगी ना, एक बार वहां से देख लेना। और अब बाकी हम यहां तक पढ़ा रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता रहे हैं आपको, किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की मदद से सत्ता में आए थे। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, फिर से बता देता हूं इसको। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद के दरबार में गए, मुख्य पुजारी के सिंहासन पर बैठ गए। जब धनानंद दरबार में आया तो उसने देखा एक भद्दा पुरुष, बंद कर दो, एक कुरूप आदमी, भद्दा पुरुष, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, जूता चप्पल भी नहीं था उसके पैरों में। धनानंद ने देखा कि यह कुरूप आदमी, भद्दा पुरुष, भीख मांगने वाला लग रहा था। मुख्य पुजारी के सिंहासन पर कैसे आकर बैठ गया, या कैसे बैठने की जरूरत किया? धनानंद ने अपने दरबारियों से कहा कि चाणक्य को शिखा पकड़कर गद्दी से उतार दें। इस बात को चाणक्य ने अपना अपमान समझा, और उसने वहीं पर डिसाइड किया कि जब तक वह नंद वंश का विनाश नहीं करेगा तब तक वह अपनी शिखा नहीं बांधेगा। अंत में धनानंद ने चाणक्य को दरबार से हटा दिया, भगा दिया, और फिर चाणक्य ने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश किया जो नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश जैसा कोई विशाल डायनेस्टी बनाए। एक बार चाणक्य किसी गांव से गुजर रहा था। बच्चों की नाटक मंडली नाटक प्ले कर रही थी। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य राजा का रोल प्ले कर रहा था। चाणक्य वहीं खड़े हो गया, देखने लगा। उसमें राजा का रोल बड़ा अच्छा लगा। लास्ट में जब नाटक फिनिश हो गया तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी के पास गया और उनसे चंद्रगुप्त को खरीद लिया, अपने पास ले आए। शिक्षा दीक्षा, तीरंदाजी, घुड़सवारी इत्यादि की ट्रेनिंग दिया। अंत में दोनों ने डिसाइड किया कि वह धनानंद के ऊपर आक्रमण करेगा। एक विशाल सेना तैयार किया और धनानंद की राजधानी कैपिटल पर ही आक्रमण कर दिया, यानी पाटलिपुत्र पर ही आक्रमण कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य बुरी तरह से हार गए। सारी सेना भाग गई या मारी गई। ये लोग जंगलों में भाग गए, महीनों तक, कई महीनों तक जंगलों में बिताया। लास्ट में इन्होंने डिसाइड किया कि चलें आम जनता के ओपिनियन जाने, आम जनता के विचार उनके बारे में क्या है। वेश बदलकर किसी गांव से जा रहे थे। एक बूढ़ी औरत रोटी पकाकर अपने छोटे बच्चे को रोटी खिला रही थी। बच्चा रोटी बीच में से काटकर खा रहा था, उसका मुंह जल रहा था। वो बच्चा शिकायत भी कर रहा था बूढ़ी माँ से कि मुंह जल रहा था। ये दोनों वहां खड़े हो गए ये सुनने के लिए कि देखिए बूढ़ी औरत क्या जवाब देती है। उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा तेरी योजना चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के समान है। जिस प्रकार चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के विनाश की बात सोची, लेकिन उन्होंने गलती क्या किया कि डायरेक्ट सेंटर पे हमला कर दिया। आप जानते हैं सेंटर पर सेना होती है। सेम गलती तू कर रहा है। बच्चे को बूढ़ी मां की बात समझ में आ गई और चंद्रगुप्त चाणक्य को भी यह बात समझ में आ गई कहां गलती हुई। बच्चा रोटी को बगल से खाने लगा और ये दोनों अब गए, फिर से सेना तैयार किया। अब की बार इन्होंने सेंटर पर आक्रमण नहीं किया बल्कि राज्यों को जीतना स्टार्ट किया। सबसे पहले इन्होंने पंजाब को जीता, एक एक करके धनानंद के सभी राज्यों को जीत लिया। अंत में धनानंद 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ता हुआ मारा गया।
और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश बनाया, जिसमें चाणक्य को अपना महामंत्री बनाया, यानी प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो ऐसी बहुत कहानियां हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की। बट ये कि चाणक्य बड़ा ही योग्य ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा ब्राह्मण था, लेकिन दरिद्र ब्राह्मण था, पुअर ब्राह्मण था, पैसे वैसे नहीं था। जहां भी उसको पता चलती थी कि यहाँ दानशाला खुली है तो वहां पहुंच जाता था दान लेने के लिए। इसी सिलसिले में वो धनानंद के दरबार में गया था, जहां उसका बड़ा अपमान हुआ था। चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। यशोमती 7 बहनें थीं। कहा जाता था कि जब यशोमती अपने मायके जाती थीं तो बाकी 6 बहनें रिचेस्ट फैमिली में ब्याही गई थी, धनवान परिवार में ब्याही गई थी, अच्छे कपड़े पहनकर आती थी, सुंदर सुंदर आभूषण पहनकर आती थी। वे 6 बहनें एक होकर यशोमती को बड़ा टॉन्ट करती थी। ऐसा ही एक बार हुआ था, जब यशोमती अपने मायके गई और यशोमती को उसकी 6 बहनों ने खूब खिल्लियां उड़ाई। लास्ट में यशोमती घर आई, अपने पति के घर आई, तो अपने पति को ये सारी दास्तां बता दिया। उसी दिन से चाणक्य ने डिसाइड किया कि वह धनवान बनेगा और इसी सिलसिले में धनानंद के दरबार में जा पहुंचा। तो कुल मिला के चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश के बारे में बड़ा विवाद है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति का था। अब आप देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बौद्ध टेक्स्ट बुक बताते हैं, जैन टेक्स्ट बुक और बौद्ध टेक्स्ट बुक, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तकों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है कि वह क्षत्रिय राजा था। जबकि ब्राह्मण टेक्स्ट बुक, ब्राह्मण धार्मिक पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने गुप्त टाइम में लिखा है, गुप्त डायनेस्टी के समय में, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस किताब में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषभ कहा गया। वृषभ, वृषभ माने बैल होता है, बैल मेहनत का काम करता है, इसीलिए इसको वैश्य कहा गया है कि यह वैश्य जाति का था। अच्छा, ज्यादातर यही माना जाता है कि वह वैश्य था। विशाख दत्त की किताब मुद्रा राक्षस में इसे वृषभ कहा गया। वृषभ माने बैल, बैल मेहनत का काम करता है, इसलिए कहा गया कि वैश्य कास्ट का था। लेकिन विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस पर एक क्रिटिक लिखी गई है, ढूंढीराज ने लिखा है। ढूंढीराज के द्वारा यह कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद की एक दासी मुरा से पैदा हुआ था, मुरा से पैदा हुआ, लेकिन व्याकरण में मुरा शब्द का मतलब मौर्य होता है। मुरा शब्द का मीनिंग मौर्य होता है, जबकि ग्रामर में यानी व्याकरण में मुर, MUR, मुर से मौर्य होगा, MURA, मुरा, मुरा से मौर्य होगा। इसलिए व्याकरण में यह भी गलत काट दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद की दासी मुरा से पैदा हुआ है, यह भी गलत है। मुर से तो पैदा नहीं होगा, पुरुष से पैदा नहीं होगा, मुर पुल्लिंग है, मुरा स्त्रीलिंग है, तो मुरा से पैदा हुआ, ये गलत है। मुरा से मौर्य होगा, मुर से मौर्य होगा, मुर पुल्लिंग है। कुल मिला के चंद्रगुप्त मौर्य को अगर माना जाए तो वैश्य कास्ट का था। यदि वह शूद्र होता तो ब्राह्मण चाणक्य उसकी मदद कतई न करता, बल्कि यह कहा गया है कि चाणक्य ने शूद्र धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डलवाया। तो इसलिए जाति पर अगर कोई प्रश्न पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति का था, तो वह वैश्य था। अब देखिए, कहते हैं पिप्पल वन में, पिप्पल वन में मोर पालने वालों का एक वंश रहता था। उस पिप्पल वन के मोर पालकों का इंचार्ज चंद्रगुप्त मौर्य का पिता था, जिसे चाणक्य ने खरीद लिया।
तो पिप्पलवन बिहार में मोर पालने वालों का एक गुट था, वहां से इसको खरीदा गया था। शायद वे वैश्य कास्ट के थे, तो इसलिए वैश्य लगाना है आपको। लेकिन विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, इसमें इसको वृषभ यानी बैल यानी वैश्य माना गया है। ये किताब है विशाख दत्त ने लिखा है। पूछ लिया जाता है किसने लिखा है इस किताब को। मुद्रा राक्षस ये बुक इसने लिखा है और ये किताब संस्कृत में है। आप ध्यान रखें, ये किताब गुप्त वंश के टाइम में लिखा गया है। विपिन कुमार कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। जयप्रकाश सर, चाणक्य ने जिससे चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था वो कौन था? बेटे बड़ा विवादित है जयप्रकाश, इसलिए ध्यान रखें। पिप्पल वन के मयूर पालकों के सरदार से परिचित किया था, बट नाम बड़ा विवादित है क्योंकि जाति ही नहीं तय हो पा रही है, तो नाम कहां से बताएं? तो वो नाम पे ना जाइए, उसमें क्वेश्चन बनता ही नहीं कोई किसी टाइप का। ज्यादा से ज्यादा यही प्रश्न बनता है कि ये कहां से खरीदा गया था, तो पिप्पल वन में मयूर पालकों का एक गुट था, यहां से पिप्पल वन। ये मोर पालक थे, पिकॉक पालते थे ये लोग पिकॉक ब्रीड करते थे, मयूर पालक थे। इनके सरदार से खरीदा था ऐसा अनुमान लगाया जाता है, बट विवादित पॉइंट है। हाँ, अगर ये कहा जाए कि इसको वृषभ कहा गया है, वृषभ, इस किताब में इसको वृषभ कहा गया है। वृषभ का मतलब बैल होता है और बैल मेहनत का काम करता है, इसलिए आप इसको वैश्य कास्ट का लगा सकते हैं। बट जैन बौद्ध टेक्स्ट बुक में इसको क्षत्रिय कहा गया है। क्या सर, क्या ढूंढ रहे हो? चाय पी रहे हो आप? बताइए। अकेले अकेले मिल गया? किसने बताया? ओके। बेटे 2 मिनट थोड़ा चाय पी लें फिर स्टार्ट करते हैं।
तो विक्कू सर, अरिस्टोटल के गुरु के बाद नहीं आ रहा है। अब बाद में देख लेना इसको बेटे, वीडियो में सारा आएगा। सर जो कट गया हो है वीडियो उस समय वाला नहीं आ रहा है सर। आएगा बाद में, डाउनलोड होके आएगा। डाउनलोड होगा तो आ जाएगा ये। अमृतराज अरस्तु के गुरु के बाद कटा है, आ जाएगा बेटे वो सारा। ये वीडियो पूरी अपलोड होगी तब आएगा, अभी नहीं आएगा। क्लास खत्म होगी, इसके बाद जब वीडियो अपलोड हो जाएगी पूरा आएगा, एक बार देख लेना उसको बाद में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप देखें, इतनी बातें जो बताई है आपको सारा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। अब आप इसी के बारे में आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ये था फर्स्ट नेशनल किंग ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक था ये। कारण ये कि पहली बार इसने पूरे भारत पर एक शासन तंत्र की स्थापना किया है। ये पूरे इंडिया को कंट्रोल किया है, इंडिया को राज्यों में डिवाइड किया है, राज्यों में गवर्नर अपॉइंट किया है। तो ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए कि पहला राष्ट्रीय शासक इंडिया का, तो चंद्रगुप्त मौर्य लगाइए। क्यों? क्योंकि ही कंट्रोल्ड होल इंडिया अंडर अ सेंट्रलाइज्ड पावर, डिवाइडेड किंगडम इनटू 5 स्टेट्स। क्योंकि पूरे इंडिया को 5 राज्यों में डिवाइड किया, राज्यों में गवर्नर अपॉइंट किए, प्रशासन गवर्नरों को दिया, सत्ता अपने अंडर में रखा। तो सत्ता का केंद्रीकरण किया, प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया। कंट्रोल्ड होल इंडिया अंडर अ सेंट्रलाइज्ड पावर। इसने संपूर्ण भारत को एक केंद्रीयकृत सत्ता के अधीन रखा। ये मेन पॉइंट है। पूरा इंडिया को एक सेंट्रल पावर के अंडर में रखा, तो पावर को सेंट्रलाइज्ड किया और प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया, यानी डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया, प्रशासन का विकेंद्रीकरण इसने किया था। 5 स्टेट में डिवाइड किया पूरा किंगडम, 5 स्टेट्स। उत्तरापथ, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी, ये कर्नाटक में पहला स्टेट। दूसरा स्टेट दक्षिणापथ, सॉरी उत्तरापथ की राजधानी गलत बता दिए, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला होगी, पंजाब पाकिस्तान में। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, ये कर्नाटका में है। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी कर्नाटक में है। केंद्रीय प्रांत सेंट्रल प्रोविंस, केंद्रीय प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी, यानी आज का पटना। अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र, इसकी कैपिटल उज्जैनी, ये मध्य प्रदेश में है। कलिंग की राजधानी तोसली, कलिंग की कैपिटल तोसली,
ये बेटे उड़ीसा में है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यही 5 राज्य थे, 5 स्टेट्स। उत्तर का संपूर्ण पार्ट उत्तरापथ, दक्षिण का दक्षिणापथ, केंद्रीय प्रांत बिहार वगैरह, अवंती राष्ट्र पश्चिमी इंडिया, कलिंग ईस्टर्न इंडिया हो जाएगा। कलिंग की राजधानी तोसली। लेकिन बेटे आगे अशोक के समय में, अशोक के शासन काल में प्राच्य प्रोविंस कहलाया है। प्राच्य की राजधानी कलिंग बना दिया था। याद रखें, ये अशोक के समय में था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यही 5 स्टेट थे। अशोक के समय में कलिंग को प्राच्य के नाम से रख दिया और कलिंग को राजधानी बना दिया था। तो इस तरह से बेटे इन प्रांतों में गवर्नर अपॉइंट किए गए, जबकि प्रशासन इनके पास था, पावर मौर्यन किंग के पास था, इसलिए पावर को सेंट्रलाइज्ड कर दिया, प्रशासन का विकेंद्रीयकरण किया था। अब आप देखिए, सेंट्रल प्रोविंस में गवर्नर नहीं होता था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने 5 सदस्यों की 6 परिषदें बनाई और इन परिषदों में 5 सदस्यों की 6 परिषदें बनाई। इन परिषदों का मेन काम आज की नगर पालिकाओं जैसा था, म्युनिसिपल कारपोरेशन की तरह काम करती थी। लक्ष्य मित्तल सर, साथ में कोई नोट्स के साथ कोई बुक भी पढ़ें सीडीएस के एग्जाम के लिए। लक्ष्य मित्तल जी, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको सीडीएस के लिए एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हो सके तो आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए, 11th 12th की एनसीईआरटी। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना आपको बता रहे हैं और ये सामान्य बुक में नहीं मिलेगा, और ये सब चीजें आपको केवल हाई फाई बुक में मिलेंगी। आप एक बार एनसीईआरटी अगर पढ़ लोगे तो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से पाटलिपुत्र में गवर्नर नहीं था, 5 सदस्यों वाली 6 परिषदें बनाई। एक काउंसिल में 5 सदस्य, ऐसी 6 काउंसिल बनाई, यानी 30 सदस्य। इन परिषदों का कार्य क्या था? शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, जनगणना, पॉपुलेशन सेंसस वगैरह, कारखाने को ध्यान देना, कारखाने वगैरह उनकी तरफ ध्यान देना, उनसे टैक्स उगाही करना, ये सारा काम इन परिषदों का था। अच्छा, इन परिषदों का कोई मेयर नहीं था, महापौर नहीं होता था। ये 6 परिषदें डायरेक्ट मौर्यन किंग के प्रति रिस्पॉन्सिबल थी। ये परिषदें डायरेक्ट मौर्यन किंग के प्रति उत्तरदायी थी, इनका कोई इंचार्ज नहीं था। इसलिए पाटलिपुत्र का प्रशासन व्यवस्था, विदेशियों के आने के बाद उनको ठहराने की व्यवस्था, ये परिषदें करती थी। तो याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए, प्राचीन काल में किस राजा ने नगर पालिका जैसी संस्था बनाई, म्युनिसिपल कारपोरेशन जैसी संस्था बनाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में म्युनिसिपल जैसी संस्था बनाई। और ये संस्थाएं डायरेक्ट मौर्यन किंग के प्रति उत्तरदायी थी। इसके कोई भी मेयर, महापौर नहीं होते थे। तो यहां पर केवल था ये चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड 6 councils consisting with 5 members. In each council at पाटलिपुत्र। तो ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र में 5 सदस्यों वाली 6 परिषदें
5 सदस्यों वाली 6 परिषदें पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। इनका काम नगर पालिकाओं जैसा था। अब आप देखिए, अवंती राष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य, ये पुष्यगुप्त वैश्य ये था गवर्नर ऑफ अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य था। इसने क्या किया? इसने गुजरात के काठियावाड़ में सुदर्शन झील का निर्माण कराया। सिंचाई के लिए, याद रखें, प्राचीन काल में सुदर्शन झील का निर्माण सिंचाई के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने काठियावाड़ गुजरात में सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया है। बरसात के समय पानी को इस झील में रोक लिया जाता था। बरसात के बाद नाली के द्वारा पानी को सप्लाई किया जाता था। बाद में इस झील की मरम्मत अशोक ने कराई थी, रिपेयर्ड बाय अशोका। ये था ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन अशोक ने इस झील की मरम्मत कराई। बाद में जब इस झील ये टूट गई तो रुद्रदमन फर्स्ट शाका रूलर था। ये गुजरात के काठियावाड़ में शक शासक रुद्रदमन फर्स्ट रिनोवेटेड, यानी पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार कराया। शक शासक रुद्रदमन फर्स्ट ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। ये 3 प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया। जब ये टूट गया या जब इसको थोड़ा सा कहीं पर जगह जगह टूटा तो रिपेयर अशोक ने कराया, और जब पूर्ण रूप से नष्ट हो गया तो पुनर्निर्माण इसका रुद्रदमन फर्स्ट ने कराया है। रुद्रदमन के जूनागढ़ लेख पर, जूनागढ़ एडिक्ट पर इस झील का उल्लेख भी मिलता है। जूनागढ़ एडिक्ट संस्कृत भाषा में रुद्रदमन फर्स्ट ने लिखवाया है। तो ये सारी बातें बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये नेशनल लेवल के जितने भी एग्जाम्स होंगे सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वह पीसीएस का हो, बीपीएससी का, या चाहे यूपी पीसीएस का हो, इवन सिविल सर्विसेज का भी काफ़ी कवर करेगा। और इसके अलावा आपका जो सीजीएल होगा वो भी कवर कर रहा है, सीडीएस एनडीए भी कवर कर रहा है, यूजीसी नेट देंगे उसको भी कवर करेगा। जो भी एग्जाम देंगे नेशनल लेवल का सब में कवर करेगा। अब स्टेट लेवल का अगर कोई एग्जाम देते हैं तो स्टेट लेवल की हिस्ट्री आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। जैसे बिहार का स्टेट लेवल का, तो बिहार के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। यूपी का अगर दे रहे हैं तो यूपी का जो लोकल हिस्ट्री उसको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान पीसीएस दे रहे हैं तो राजस्थान पीसीएस के लिए राजस्थान की लोकल हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। एमपी पीसीएस दे रहे हैं तो एमपी का लोकल हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से सारे एग्जाम के लिए जो नेशनल लेवल के क्वेश्चन बनते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोकल लेवल पर जो 10, 15, 20 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा उस स्टेट की हिस्ट्री के बारे में।
तो चंद्रगुप्त मौर्य को हम आगे बताते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को महामंत्री बनाया था। चाणक्य, या इनको कौटिल्य भी कहा गया है। असली नाम इनका विष्णुगुप्त शर्मा था, ये इनका रियल नेम है। और इन्होंने इनको महामंत्री बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको महामंत्री माने प्राइम मिनिस्टर बनाया था, महामत्य। और इन्होंने एक बेहद इंपॉर्टेंट किताब लिखी है, अर्थशास्त्र। ये किताब इन्होंने लिखा है, अर्थशास्त्र नामक किताब इन्होंने लिखा है। और ये किताब है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट के बारे में है। राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर लिखी गई किताब है ये। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक की किताब नहीं है, यह किताब राजनीतिक सिद्धांत पर लिखी गई है। और इसमें ये लिखा गया है कि राजा की ड्यूटी क्या है, राजा प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार करे, प्रजा को राजा के प्रति कैसा व्यवहार करे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी लिखा है, इस समय मंत्रालय के बारे में भी लिखा है। चाणक्य ने यह भी लिखा है कि प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई है, प्रजा की खुशहाली में राजा की खुशहाली है। ऐसा नहीं है कि राजा अच्छा रहेगा तभी प्रजा खुश रहेगी, बल्कि प्रजा की खुशहाली में राजा की भलाई है। इसलिए प्रजा के लिए काम करना, ड्यूटी ऑफ द किंग के बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। चाणक्य नीति यहीं से लिया गया है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य इस समय 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस नेक्टर। अब ये सीरिया का यूनानी राजा बन गया था, सीरिया का यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई लड़ा। सिजियम से सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई लड़ी गई। इन दोनों की बॉर्डर जब आपस में टकराए तो लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में कहा जाता है कि सिजियम ने सेल्यूकस निकेटर को हराया और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से शादी कर लिया। सिजियम मैरिड विद कार्नेलिया, या इसको हेलेना भी कहते हैं। ये कार्नेलिया अथवा हेलेना से शादी कर लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कार्नेलिया या हेलेना से शादी किया। पहला इंडियन किंग है, विदेशी राजा की पुत्री से शादी किया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 वार एलिफेंट्स, जंगी हाथी, लड़ाकू हाथी सिजियम ने सेल्यूकस निकेटर को दिया था। क्योंकि हाथी न होने की वजह से कहा जाता है सेल्यूकस निकेटर हार गया था, तो 500 वार एलिफेंट्स इसको दिया। और इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक एक राजदूत इंडिया भेजा। मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर, ये सिजियम के दरबार में आया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक एक यूनानी राजदूत आया और मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा है। बुक का नाम है इंडिका। इंडियन सोसाइटी पर लिखी गई किताब है इंडिका। मेगास्थनीज रोट इंडिका। ये किताब इंडियन सोसाइटी पर लिखी गई है, भारतीय समाज पर लिखी गई किताब है। इस बुक में इसने 7 जातियों को जिक्र किया है।
7 castes of Indian society. भारतीय समाज की 7 जातियों का जिक्र किया है। ये भी कहा है कि देयर वाज नो स्लेवरी इन इंडिया। यह भी कहा गया कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो इंडिया की 7 जातियों का जिक्र किया है। इसने जिस व्यक्ति को जिस काम में बिजी पाया उसको एक कास्ट बता दिया। जैसे कुम्हार को देखा घड़ा बनाता है तो उसको एक कास्ट बना दिया। किसान को देखा कि कृषि करता है तो उसको भी एक कास्ट बना दिया। प्रीस्ट को भी एक कास्ट बना दिया, कहा है कि जजमानों को कथा सुनाता है प्रीस्ट। तो इसको इंडियन सोसाइटी के बारे में पता ही नहीं था। जिसको जिस काम में पाया उसको एक कास्ट बता दिया। इस तरह से मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में ऐसी बातों को इंडियन सोसाइटी के बारे में लिखा है। इसने देखा कि दास के साथ इंडिया में पुत्रवत व्यवहार किया जाता है, इसलिए दासों को इसने क्या कहा, दासों को कहा कि यहाँ दास प्रथा था ही नहीं, क्योंकि उनके साथ पुत्रवत व्यवहार था। इसको पता ही नहीं था कि दास प्रथा है ये। तो इस किताब के कोटेशंस मिलते हैं। बाय द वे ये किताब अब अवेलेबल नहीं है, बट ये किताब ग्रीक भाषा में थी, अवेलेबल नहीं है। आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैनी हो गया था। सिजियम चंद्रगुप्त मौर्य was converted in Jainism. चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। भद्रबाहु नामक एक बहुत जैन विद्वान था। ये भद्रबाहु जैन स्कॉलर कन्वर्टेड सिजियम इन जैनिज्म। तो भद्रबाहु नामक जैन विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में कन्वर्ट कर दिया था। भद्रबाहु नामक जैन विद्वान ने इसको जैन धर्म में कन्वर्ट कर दिया था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त के कुछ लास्ट ईयर्स में एक भयंकर अकाल पड़ा, भयानक फेमाइन आया, अकाल पड़ा। पहले ड्राउट आया, सूखा पड़ गया, फिर फ्लड आया, बाढ़ आ गई, फिर फेमाइन फैल गया, अकाल फैल गया। भद्रबाहु नामक जैन विद्वान सिजियम के पास आए और कहा कि यदि आप भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में जाएं और वहां चंदसिरी पर्वत पर श्रवण बेलगोला में तपस्या करें तो ये उत्तर भारत का अकाल खत्म हो जाएगा। सिजियम भद्रबाहु की बात मान गया। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु की बात मान गया और भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला में गया। चंदसिरी पर्वत पर फास्ट रखा, मेडिटेशन स्टार्ट किया। लंबे फास्ट के बाद, लंबे व्रत के बाद, अनशन के बाद, भूख हड़ताल टाइप का व्रत के बाद इसको मोक्ष मिल गया। और जब चंद्रगुप्त को मोक्ष मिल गया श्रवण बेलगोला में, तो भद्रबाहु उत्तर भारत में लौट आए। तो उसी समय स्थूल भद्र दूसरे जैन विद्वान, इन्होंने भद्रबाहु पे कमेंट किया कि जब तो अकाल पड़ा तो आप साउथ में चले गए, अब जब अकाल खत्म हो गया है तो मुंह उठा के फिर चले आए। इस बात का स्थूल भद्र बुरा मान गए और फिर अपने फॉलोअर के साथ परमानेंटली साउथ इंडिया में चले गए, वहीं रहने लगे। तब से दो संप्रदाय बन गया था। एक कहलाया श्वेतांबर, जिसके नेता स्थूल भद्र थे, उत्तर भारत में रह गए, कपड़े पहनते थे, पार्श्वनाथ को फॉलो करते थे। दूसरे विद्वान ये थे भद्रबाहु, ये साउथ इंडिया में चले गए, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में रहने लगे, नग्न रहते थे, महावीर स्वामी को फॉलो करते थे और इन्होंने उस समय से लीडरशिप ले लिया जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व किया। इनकी एक फेमस किताब भी है, बेहद फेमस किताब है, इन्होंने कल्प सूत्र लिखा है। ये किताब इन्होंने लिखा है कल्प सूत्र, दिगंबर जैन के बारे में किताब है। ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को मोक्ष की प्राप्ति कहां हुई। तो 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य इनको मोक्ष की प्राप्ति
श्रवण बेलगोला में मिला। श्रवण बेलगोला ये कर्नाटका में है। तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य को मोक्ष की प्राप्ति हुई। आज ये फेमस है। यहां पर आज की डेट में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जैनी पाए जाते हैं। एक बार एक क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ कि सबसे ज्यादा वर्तमान में जैन धर्म के अनुयायी कहां पर हैं, तो श्रवण बेलगोला में आज की डेट में सबसे ज्यादा जैनी पाए जाते हैं। चंद्रगुप्त की डेथ के बाद इसका बेटा बिंदुसार सत्ता में आया। बिंदुसार 298 बीसी में सत्ता में आया और 273 बीसी तक शासन किया था। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। चाणक्य इसके भी महामंत्री थे। इसके भी महामंत्री चाणक्य थे। तो बिंदुसार के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, स्टार्ट करेंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अगली क्लास में हम आपको बिंदुसार और उसके बारे में बताएंगे, अशोक के बारे में, ठीक है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।